22 नवंबर 1963 दोपहर के करीब 12:30 बजे अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का काफिला टेक्सास स्टेट के डैलस शहर से गुजर रहा था। वो अपनी पत्नी जैकलीन बोवियर कैनेडी और टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनली के साथ एक ओपन रूफ कार में सवार थे ताकि वो वहां की जनता से ज्यादा रूबरू हो सके। उनके पीछे की गाड़ियों में वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन समेत कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां और सिक्योरिटी का एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सड़क के दोनों तरफ करीब 2 लाख लोगों की भीड़ अपने सबसे युवा राष्ट्रपति की एक झलक पाने के लिए बेताब खड़ी थी और प्रेसिडेंट मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। डैलस वही शहर था जिसके लिए कहा जाता था कि वहां के लोग कैनेडी की पॉलिसी से नाराज थे। ऐसे में कैनेडी को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ उनके स्वागत के लिए आएगी। कैनेडी काफी खुश लग रहे थे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि अब से कुछ ही पलों बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी जद में आकर वो अपनी जिंदगी खो देने वाले थे। जैसे ही उनकी गाड़ी टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी बिल्डिंग के पास पहुंची, आसपास का इलाका एक के बाद एक 3 गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पहली गोली से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन दूसरी गोली पीछे से प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की गर्दन को चीरती हुई निकल गई और उसी कार में बैठे गवर्नर जॉन कॉनली को जा लगी। इसके बाद तीसरी गोली पीछे से सीधे कैनेडी के सिर में जा लगी और वो खून से लथपथ अपनी पत्नी की गोद में जा गिरे। जहां अभी तक तालियों का शोर था, खुशियों की चमक थी, अब वहां पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कैनेडी को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन आधे घंटे बाद अमेरिका के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस घटना में अमेरिका ने एक ऐसा विजनरी प्रेसिडेंट खो दिया जिसने सभी लोगों को एक समान अधिकार दिए, जिसने साइंटिफिक रिसर्च में अमेरिका को आगे बढ़ाया और जिसने कभी इंसान को मून तक पहुंचाने का सपना देखा था। तो आइए जानते हैं कि आखिर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या किसने की। डैलस ना जाने की सलाह के बावजूद आखिर वो इस यात्रा पर क्यों गए? उनके काफिले को डैलस में जिस ट्रेड मार्ट तक जाना था उसके लिए शॉर्ट एंड फास्ट रूट होने के बावजूद उनको शहर के बीचों बीच भीड़ वाले इलाके से क्यों ले जाया गया? कैनेडी के हत्यारे के पकड़े जाने के सिर्फ 2 दिन बाद उसे ऑन कैमरा किसने और क्यों मार दिया? कैनेडी की हत्या की साजिश में कौन-कौन शामिल थे और इतने बड़े लेवल पर हुई इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद उनकी हत्या की ये गुत्थी आज तक क्यों नहीं सुलझ सकी है? In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. A flash from Dallas. 2 priests who were with President Kennedy say he is dead of bullet wounds. The Trump administration has meantime released the JFK files, approximately 80,000 pages of everything will be revealed. जॉन फिट्जजेराल्ड कैनेडी का जन्म 29 मई 1917 को अमेरिका के बॉस्टन शहर के ब्रुकलिन मैसाचुसेट्स में हुआ था। उनके पिता जोसेफ पी कैनेडी सीनियर एक बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन थे, जबकि उनकी मां रोज कैनेडी एक सोशलाइट थी। दोनों के कुल 9 बच्चे थे, जिनमें बड़े बेटे जोसेफ जूनियर के बाद जॉन एफ कैनेडी उनकी दूसरी संतान थे। परिवार बड़ा था, लेकिन पैसों और सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। रिवरडेल कंट्री स्कूल, कैंटरबरी स्कूल और कोर्ट रोजमेरी हॉल जैसे अलग-अलग स्कूलों से अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद जॉन एफ कैनेडी ने आगे की पढ़ाई हार्वर्ड कॉलेज से पूरी की। इसी बीच साल 1938 में उनके पिता जोसेफ पी कैनेडी सीनियर ग्रेट ब्रिटेन में यूएस एम्बेसडर बन चुके थे और वहां जॉन एफ कैनेडी ने भी कुछ महीनों तक अपने पिता के सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। हालांकि इस दौरान वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए थे और हार्वर्ड सीनियर ऑनर्स थीसिस की प्रिपरेशन के लिए उन्होंने यूरोप, सोवियत यूनियन, बाल्कन्स एंड मिडिल ईस्ट का दौरा किया और उन देशों को काफी करीब से जाना, जो आगे चलकर उनके पॉलिटिकल करियर के लिए अहम साबित हुआ। 1941 में उन्होंने यूएस नेवल रिजर्व ज्वाइन किया और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो साउथ पैसिफिक में ड्यूटी पर तैनात हुए। युद्ध के दौरान 2 अगस्त 1943 को एक जापानीज डिस्ट्रॉयर ने उनकी बोट PT-109 को टक्कर मार दी, जिसके कमांडिंग ऑफिसर जॉन एफ कैनेडी थे। भयंकर टक्कर से बोट 2 हिस्सों में टूट गई, 2 क्रू मेंबर्स मारे गए, लेकिन गंभीर चोट के बावजूद जॉन एफ कैनेडी ने सरेंडर नहीं किया और अपने कई साथियों की जान बचाई। आगे चलकर ये इंसिडेंट अमेरिका में बेहद फेमस हुआ और उन्हें नेवी एंड मरीन कॉर्प्स मेडल और पर्पल हार्ट से ऑनर भी किया गया। इससे कैनेडी की इमेज एक करेजियस लीडर की बन गई। हालांकि 1945 में फिजिकल डिसेबिलिटी के आधार पर उन्हें नेवी से ऑनरेबल डिस्चार्ज कर दिया गया और इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह से पॉलिटिक्स पर देना शुरू कर दिया। शुरुआत में कैनेडी फैमिली अपने पॉलिटिकल स्टैंडर्ड बेयरर अपने बड़े बेटे जोसेफ जूनियर में ही देखती थी, जो अपने छोटे भाई जॉन एफ कैनेडी की तरह वर्ल्ड
वर्ल्ड वॉर II में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में नेवल ऑफिसर के तौर पर तैनात थे। लेकिन 12 अगस्त 1944 को एक मिशन के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद फैमिली की पॉलिटिकल इनहेरिटेंस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केनेडी के कंधों पर आ गई। जॉन एफ केनेडी ने इसकी शुरुआत साल 1946 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शन से की, जहां उन्होंने बॉस्टन डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेटिक कैंडिडेट के रूप में 72% वोट्स के साथ शानदार जीत दर्ज की। केनेडी ने 3 टर्म्स तक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में काम किया, जहां उनका काम यूएस सेनेट के साथ मिलकर देश के लिए लॉ मेकिंग करना था। इस दौरान उन्होंने बेहतर वर्किंग कंडीशंस, ज्यादा वेजेस, सस्ते रेंट्स और बुजुर्गों के लिए मजबूत सोशल सिक्योरिटी की वकालत की। फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने अमेरिका की कोल्ड वॉर पॉलिसीज को सपोर्ट किया, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान को बैक किया, लेकिन एशिया में ट्रूमैन गवर्नमेंट के कुछ फैसलों की खुलकर आलोचना भी की। इसके बाद केनेडी ने 1952 में मैसाचुसेट्स में यूएस सेनेट का इलेक्शन लड़ा और करीब 70,000 वोट से जीत हासिल की। ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि इसी साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिपब्लिकन कैंडिडेट जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर ने मैसाचुसेट्स में करीब 2 लाख वोट से जीत हासिल की थी। लेकिन सेनेट इलेक्शन में केनेडी ने बाजी पलट दी। सेनेटर बनने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जैकलीन बोवियर से शादी कर ली। सेनेट टर्म के दौरान उन्होंने प्रोफाइल्स इन करेज नाम की एक बुक भी लिखी, जिसके लिए उन्हें 1957 में पुलित्जर प्राइज मिला। सेनेटर रहते हुए केनेडी ने मैसाचुसेट्स की इंडस्ट्रीज के रिवाइवल के लिए द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू इंग्लैंड नाम का 36 पॉइंट प्रोग्राम पेश किया, जिसके कई प्रपोजल्स बाद में कांग्रेस ने पास कर दिए। उन्होंने 1956 में वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन बेहद क्लोज मार्जिन से वो दूसरी पोजीशन पर रहे। हालांकि इलेक्शन के दौरान दिया गया उनका आइकॉनिक कंसेशन स्पीच करीब 40 मिलियन अमेरिकन ने टीवी पर देखा, जिससे वो रातों रात देश के एक बड़े पॉलिटिकल फिगर बन गए। एक न्यूज़पेपरमैन ने उन्हें यंग मैन इन अ हरी कहा और यही से उनके 1960 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन की ग्राउंड वर्क शुरू हो गई। केनेडी ने 1958 में एक बार फिर सेनेट का इलेक्शन लड़ा और 8 लाख से भी ज्यादा वोट से जबरदस्त जीत हासिल की, जो तब मैसाचुसेट्स की सबसे बड़ी सेनेटोरियल विक्ट्री थी। इस जीत ने उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी का नेचुरल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दिया। 2 जनवरी 1960 को उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के लिए अपनी कैंडिडेसी अनाउंस कर दी। शुरुआत में उनकी कम एज और एक्सपीरियंस पर सवाल उठे, लेकिन उनकी करिश्मा और स्पीचेस ने उन्हें तेजी से पॉपुलर बना दिया। सामने लिंडन जॉनसन, एडलाई स्टीवेंसन II और सेनेटर ह्यूबर्ट हम्फ्रे जैसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स होने के बावजूद केनेडी ने फर्स्ट बैलेट में ही नॉमिनेशन जीत ली। जनरल इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत में रिपब्लिकन कैंडिडेट रिचर्ड निक्सन पोल्स में आगे दिख रहे थे, लेकिन टेलीवाइज्ड प्रेसिडेंशियल डिबेट्स ने जॉन एफ केनेडी को क्लियर एज दिला दिया। टेलीविजन ऑडियंस ने केनेडी को डिबेट्स का विनर माना और पोलस्टर एल्मो रॉपर के अनुसार इन डिबेट्स ने उन्हें लगभग 2 मिलियन एक्स्ट्रा वोट्स दिलाए। इसका नतीजा ये हुआ कि जनवरी 1961 में हुई वोट काउंटिंग में जॉन एफ केनेडी ने करीब 1,20,000 वोट्स के अंतर से जीत हासिल की और 20 जनवरी 1961 को सिर्फ 43 साल की उम्र में यूनाइटेड स्टेट्स के 35th प्रेसिडेंट बन गए। जॉन एफ केनेडी यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। अपने इनॉग्रल स्पीच में उन्होंने देश की जनता से कहा, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। उनकी ये स्पीच काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। प्रेसिडेंट बनने के बाद केनेडी ने पुराने डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर को खत्म किया, एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल अपनाया जिसमें ऑलमोस्ट सारे मेजर डिसीजंस सीधे प्रेसिडेंट द्वारा लिए जाने लगे। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया कोल्ड वॉर की चपेट में थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया के बाकी देशों को अपने अपने पाले में करके एक दूसरे को हर एस्पेक्ट से पीछे छोड़ने में लगे हुए थे। जिस भी देश में विरोधी सरकार होती, वहां दोनों उस सरकार को सपोर्ट देकर अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश करता। यही चूहे और बिल्ली का खेल अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में भी जारी था। साल 1959 तक क्यूबा में डिक्टेटर फुलजेंशियो बटिस्टा का शासन था, जिसे अमेरिका का सपोर्ट था और इसलिए उसकी पॉलिसीज अमेरिका को फायदा पहुंचा रही थी। ऐसे में सोशलिस्ट लीडर फिडेल कैस्ट्रो ने फुलजेंशियो बटिस्टा के खिलाफ देश के लोगों को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया और 1 जनवरी 1959 को फुलजेंशियो बटिस्टा को सत्ता से उखाड़ फेंक क्यूबा की सत्ता अपने हाथों में ले ली। पावर हाथ में आते ही फिडेल कैस्ट्रो ने अमेरिका के खिलाफ फैसले लेने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने देशवासियों को फायदा पहुंचाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लिए और देश की इंडस्ट्रीज एंड एसेट्स को नेशनलाइज कर दिया। इनमें से कई एसेट्स पहले अमेरिकन कंपनीज के कंट्रोल में थी और उनके नेशनलाइजेशन हो जाने से अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यही वो वक्त था जब अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते बेहद खराब हो गए। ऐसे में सोवियत यूनियन ने ओपनली फिडेल कैस्ट्रो को सपोर्ट देना शुरू किया और क्यूबा को अपने पाले में कर लिया।
अपने पड़ोसी देश तक सोवियत की पहुंच ने अमेरिका को अनकंफर्टेबल कर दिया था। ऐसे में चुनाव जीतते ही जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में फिडेल कैस्ट्रो को क्यूबा की सत्ता से हटाने की कोशिशें शुरू कर दी। इसके चलते CIA एंटी कैस्ट्रो क्यूबन एक्साइल्स को ट्रेन करके एक काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्स तैयार कर रही थी, जिसका मकसद क्यूबा में कैस्ट्रो के खिलाफ एक लार्ज स्केल पॉपुलर अपराइजिंग को ट्रिगर करना था। इतना ही नहीं, अमेरिका फिडेल कैस्ट्रो, उनके भाई और साथियों को मरवाना भी चाहता था। अमेरिका ने फिडेल कैस्ट्रो को मारने वाले के लिए $1 लाख, उनके भाई रॉल कैस्ट्रो और मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज चे गेवेरा को मारने वाले के लिए $20,000 हजार का इनाम तय कर रखा था। 15 अप्रैल 1961 को CIA ने क्यूबा के एयरफील्ड्स पर बॉम्ब अटैक करवाए, लेकिन ज्यादातर बॉम्ब अपने टारगेट से चूक गए। इससे क्यूबा ने सतर्क होकर आगे होने वाले हमलों से बचने की तैयारियां शुरू कर दी। इन सब में सोवियत ने कैस्ट्रो का पूरा साथ दिया। पहला हमला फेल होने के बाद CIA द्वारा ट्रेन किए गए लगभग 1500 क्यूबन एक्साइल फोर्सेस बे ऑफ पिग्स के बीचेस पर उतरे और क्यूबा में घुसने की कोशिश की, लेकिन इस बार क्यूबा की सेना पूरी तरह तैयार थी और उसने क्यूबन एक्साइल फोर्सेस के लैंड करते ही उन पर हेवी फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में CIA ने इस इन्वेजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी सरकार से एयर फोर्स सपोर्ट की मांग की, लेकिन ऐन वक्त पर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने किसी भी तरह का एयर सपोर्ट देने से मना कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 दिन के भीतर ही क्यूबन फोर्सेस ने इन्वेडिंग फोर्स को बुरी तरह हरा दिया। इस दौरान 114 क्यूबन एक्साइल फाइटर्स मारे गए और सैकड़ों को बंदी बना लिया गया। ये फेल इन्वेजन अमेरिका के लिए पूरी दुनिया के सामने शर्म की बात बन गया। दूसरी ओर फिडेल कैस्ट्रो अमेरिका से और ज्यादा नफरत करने लगे। अमेरिका ने इस दौरान सोवियत थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए टर्की और इटली में जुपिटर मिसाइल्स तैनात किए हुए थे, जिनमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे और वो सीधे मॉस्को को निशाना बना सकते थे। टर्की और इटली में अमेरिकन मिसाइल्स की तैनाती और फिर क्यूबा में अमेरिका के बे ऑफ पिग्स इन्वेजन से गुस्साए सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव ने इसके बाद क्यूबा को इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस और ज्यादा बढ़ा दी और क्यूबा में नई न्यूक्लियर केपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी। जब इसकी खबर जॉन एफ कैनेडी तक पहुंची तो वो गहरी चिंता में पड़ गए, क्योंकि इतने खतरनाक मिसाइल्स उनसे सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर थी। अब कैनेडी दुविधा में फंस चुके थे। अगर वो मिसाइल साइट्स पर हमला करते तो इससे सोवियत यूनियन के साथ न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती थी, और अगर वो कुछ नहीं करते तो पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की इमेज कमजोर पड़ती। ऐसे में कैनेडी ने क्यूबा के खिलाफ फुल नेवल ब्लॉकेड की घोषणा कर दी ताकि सोवियत यूनियन क्यूबा तक और मिसाइलें न पहुंचा सके। अक्टूबर 1962 में इसी ब्लॉकेड के दौरान सोवियत यूनियन की एक सबमरीन B-59 क्यूबा की तरफ बढ़ रही थी। अमेरिका को इस समय यह पता नहीं था कि इस सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर टॉर्पीडो मौजूद है, इसलिए यूएस वॉरशिप्स ने इस सबमरीन को ट्रैक किया और उसे सरफेस पर लाने के लिए सबमरीन पर डेप्थ चार्जेस गिराने शुरू कर दिए। ये सबमरीन कई दिनों से पानी के अंदर थी और अंदर का तापमान बेहद ज्यादा था। ऑक्सीजन कम हो रही थी, बैटरीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और सोवियत अथॉरिटीज से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। इसलिए इस तनाव भरे माहौल में सबमरीन के कैप्टन वैलेंटिन ग्रिगोरिएविच सेविट्स्की को ये लगा कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है और उन्होंने न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने की तैयारी कर ली। अगर इस न्यूक्लियर टॉर्पीडो को फायर कर दिया जाता तो कुछ ही घंटों में यह कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता था। लेकिन ठीक उसी वक्त सबमरीन में मौजूद एक सीनियर ऑफिसर वैसिली आर्किपोव ने इस लॉन्च को रोक लिया। इस गर्म माहौल के बीच सोवियत ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना ऑथराइजेशन के क्यूबा के एयर स्पेस में उड़ान भर रहे यूएस के U-2 रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट को मार गिराया, जिसमें पायलट मेजर रुडोल्फ एंडरसन की भी मौत हो गई। एक के बाद एक ऐसी एक्टिविटीज से पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी थी और 2 पावरफुल देश न्यूक्लियर वॉर की तरफ तेजी से बढ़ते दिख रहे थे। ऐसे में UN सेक्रेटरी जनरल यू थांट ने दोनों देशों से बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की अपील की। निकिता क्रुश्चेव ने इसे मान लिया और जॉन एफ कैनेडी को भी समझ आ गया कि अगर उन्होंने बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में इस मिसाइल संकट से निकलने के लिए निकिता क्रुश्चेव और जॉन एफ कैनेडी इस समझौते पर पहुंचे कि सोवियत यूनियन क्यूबा से अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स हटा लेगा और बदले में यूनाइटेड स्टेट्स आगे क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। इस समझौते के तहत अमेरिका को इटली और टर्की में तैनात अपने PGM-19 जुपिटर मिसाइल्स भी हटाने के लिए राजी होना पड़ा। लेकिन जॉन एफ कैनेडी चाहते थे कि यह बात पूरी तरह सीक्रेट रहे ताकि उनकी और अमेरिका की दुनिया के सामने बेइज्जती ना हो।
इन घटनाओं के बाद अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी को फॉरेन पॉलिसी के मामले में एक कमजोर प्रेसिडेंट के तौर पर देखा जाने लगा। इंटेलिजेंस एजेंसी CIA भी हर बार उनके मिलिट्री एक्शन से एक कदम पीछे हटा लेने के कारण उनसे खुश नहीं थी। भले ही कुछ लोग जॉन एफ कैनेडी की फॉरेन पॉलिसी से खुश नहीं थे, लेकिन वो अपने कामों की वजह से अमेरिका की जनता में बेहद पॉपुलर थे। प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने कई पब्लिक स्पिरिटेड फैसले लिए। उन्होंने न्यू फ्रंटियर नाम की पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत एजुकेशन, हेल्थ, सिविल राइट्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन पर जोर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने टाइट फिस्कल पॉलिसीज को खत्म कर मॉनेटरी पॉलिसी को ढीला किया ताकि इंटरेस्ट रेट्स कम रहे और डेवलपमेंट ग्रोथ को बढ़ावा मिले। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की GDP ग्रोथ 2.2% से बढ़कर 5.5% तक पहुंच गई। इन्फ्लेशन रेट भी मात्र 1% पर स्टेबल रही, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट में भारी गिरावट देखी गई। इसके अलावा साल 1962 में जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान किया कि अमेरिका 1960 के दशक के अंत तक इंसान को चांद पर भेजेगा। उन्होंने नासा फंडिंग में भारी इजाफा किया, नासा में एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ाई और 7 नए सेंटर्स एस्टैब्लिश करवाए। उनकी इसी विजनरी सोच ने कैनेडी को अमेरिका की जनता की आंखों का तारा बना दिया। 1964 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले थे और जॉन एफ कैनेडी ने उनकी तैयारियां शुरू कर दी थी। उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी पर उनकी मजबूत पकड़ थी और वो जनता के बीच खास लोकप्रिय थे। माना जा रहा था कि डेमोक्रेटिक पार्टी एक बार फिर जॉन एफ कैनेडी को कैंडिडेट बनाएगी, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो जॉन एफ कैनेडी से नाराज चल रहे थे। दरअसल उस समय अमेरिका में रंग के आधार पर काफी भेदभाव होता था और ब्लैक लोगों को व्हाइट लोगों द्वारा हमेशा दबाया जाता था। ऐसे में जॉन एफ कैनेडी ने अफ्रीकन अमेरिकन के हक में कई अहम कदम उठाए और ये सख्त ऑर्डर दिया कि भर्ती और रोजगार के मामले में किसी के साथ रेस, कलर या नेशनल ओरिजिन के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। इस तरह जॉन एफ कैनेडी का ब्लैक लोगों को अधिकार दिलाने का पक्षधर होना कई अमेरिकन स्टेट्स को खटकने लगा था। इन स्टेट्स में सबसे अहम नाम टेक्सास का था। टेक्सास की जनता के साथ साथ वहां उनकी ही पार्टी के लीडर्स भी उनके लिए समस्या खड़ी कर रहे थे। टेक्सास के तत्कालीन गवर्नर जॉन कॉनली, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से ही बिलोंग करते थे, उनकी पार्टी के दूसरे लीडर्स रॉल्फ यारबोरो और डॉन यारबोरो से बन नहीं रही थी। ऐसे में इलेक्शन नजदीक आते देख जॉन एफ कैनेडी को डर लगने लगा कि अगर उनकी पार्टी के अंदर इसी तरह की अंदरूनी खींचतान जारी रही तो इसका बड़ा असर आने वाले इलेक्शंस पर पड़ सकता है। टेक्सास के एक शहर डैलस में तो हालात इतने खराब हो चुके थे कि जब साल 1963 में अमेरिकन डिप्लोमेट एडलाई स्टीवेंसन डैलस पहुंचे तो उन पर हमला करने की कोशिश की गई। ऐसे में इलेक्शन से पहले जॉन एफ कैनेडी ने खुद टेक्सास और टेक्सास में खासकर डैलस जाने का फैसला किया ताकि वो वहां की जनता की नाराजगी दूर कर सके और अपनी पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को भी खत्म कर सके। डैलस में जॉन एफ कैनेडी को 22 नवंबर 1963 को ट्रेड मार्ट तक की रैली करनी थी और ट्रेड मार्ट तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे। पहला रास्ता शहर को बाईपास करके बाहर से ट्रेड मार्ट तक जाता था, जो काफी शॉर्ट और कम भीड़भाड़ वाला इलाका था, लेकिन इस रूट को नहीं सेलेक्ट किया गया क्योंकि खुद जॉन एफ कैनेडी इस शॉर्ट रूट से नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने इसके बजाय दूसरा रास्ता चुना जो लॉन्ग रूट था और शहर के बीचों बीच से होकर गुजरता था। कैनेडी ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से रूबरू हो सके और डैलस की जनता उन्हें अपने बीच पाकर खुश हो जाए। ऐसे में इस दूसरे रूट को सेलेक्ट किया गया जिसके बीच में टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी भी पड़ती थी। सारी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद उनके दौरे के पूरे रूट की जानकारी न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करवा दी गई ताकि उन्हें देखने ज्यादा से ज्यादा जनता आ सके और इससे ओपोनेंट के बीच भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। कहा जाता है कि जॉन एफ कैनेडी के डैलस ट्रैवल करने से पहले वहां के एक लोकल बिजनेसमैन ने व्हाइट हाउस और FBI को कॉल किया था कि प्रेसिडेंट डैलस ना आए क्योंकि डैलस में उनके खिलाफ बहुत खतरनाक माहौल है। लेकिन व्हाइट हाउस और FBI ने इस बात पर गौर नहीं किया और दौरे की तैयारियां चलती रही। इसके बाद प्लान के मुताबिक प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अपनी पत्नी जैकलीन कैनेडी के साथ पहले 21 नवंबर 1963 को टेक्सास पहुंचे और पूरे दिन वो अलग अलग प्रोग्राम्स में हिस्सा लेकर टेक्सास की जनता से मिले और पार्टी लीडर्स से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने टेक्सास के शहर फोर्ट वर्थ के एक होटल में रात बिताई। अगले दिन 22 नवंबर 1963 को उनका कारवां फिर आगे बढ़ा और इस दिन वो डैलस शहर के दौरे पर थे। जॉन एफ कैनेडी चाहते थे कि डैलस के लोग उन्हें नजदीक से देखें, इसलिए वो एक खुली छत
वाली लंबी कन्वर्टेबल कार लिमोजीन में सवार थे। इस कार को सीक्रेट सर्विस एजेंट बिल ग्रीर चला रहे थे और उनके बराबर में स्पेशल एजेंट रॉय केलरमैन बैठे थे। उनके पीछे की सीट पर टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनली अपनी पत्नी नील कॉनली के साथ बैठे हुए थे और सबसे आखिरी की सीट्स पर खुद जॉन एफ कैनेडी अपनी पत्नी जैकलीन कैनेडी के साथ बैठे हुए थे। डैलस पुलिस डिपार्टमेंट के 4 मोटरसाइकिल ऑफिसर्स इस लिमोजीन के साथ एस्कॉर्ट के रूप में चल रहे थे। इसी मोटरकेड में एक दूसरी कन्वर्टेबल कार में वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन, उनकी पत्नी लेडी बर्ड जॉनसन और सेनेटर रॉल्फ यारबोरो सवार थे, जो प्रेसिडेंट की गाड़ी से थोड़ा पीछे चल रही थी। उस दिन डैलस में 2 लाख की भीड़ जॉन एफ कैनेडी के स्वागत में जमा थी। लोग पोस्टर्स और फ्लैग्स लेकर जॉन एफ कैनेडी की एक झलक पाने को बेताब थे। जॉन एफ कैनेडी को देख पूरा इलाका कैनेडी कैनेडी की गूंज से भर जाता है। दोपहर के करीब 12:30 बजे ये काफिला एल्म स्ट्रीट पर लेफ्ट टर्न लेता है और डीली प्लाजा पहुंच जाता है। तभी भीड़ को देखकर जैकलीन कैनेडी भी ओवरवेल्म्ड हो जाती हैं और अपने हस्बैंड से भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहती है, मिस्टर प्रेसिडेंट, अब आप ये नहीं कह सकते कि डैलस आपसे प्यार नहीं करता। देखिए कितने लोग आपको देखने आए हैं। इस पर प्रेसिडेंट के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है और वो जनता की ओर हाथ हिलाते हुए कहते हैं, आई कांट से दैट डैलस डजंट लव मी एट ऑल। आगे आने वाले खतरों से अनजान हंसी और मुस्कान के बीच प्रेसिडेंट की गाड़ी टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी के पास पहुंच जाती है। तभी लोगों को अचानक 3 गोलियों की आवाज सुनाई देती है और पूरा इलाका सन्न रह जाता है। पहली गोली चूक गई और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरी गोली कैनेडी के गले को चीरते हुए गवर्नर कॉनली को जा लगती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तीसरी गोली पीछे से जॉन एफ कैनेडी के सिर में जा लगती है। खून से लथपथ जॉन एफ कैनेडी अपनी पत्नी जैकलीन कैनेडी की गोद में जा गिरते हैं। गोली की आवाज सुनते ही सुरक्षा में लगे लोग तेजी से प्रेसिडेंट की कार की ओर भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉन एफ कैनेडी को तुरंत पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस दौरान जैकलीन कैनेडी लगातार रोते हुए जैक जैक कहकर अपने पति जॉन एफ कैनेडी को पुकार रही थी। इसके अलावा वो क्या तुम मुझे सुन सकते हो, आई लव यू जैक जैसे शब्द भी कह रही थी। डॉक्टर्स उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और गोली लगने के करीब आधे घंटे बाद दोपहर के 1 बजे देश के यंगेस्ट प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके साथ ही पूरे अमेरिका में शोक की लहर दौड़ जाती है। इसके बाद डैलस के लव फील्ड एयरपोर्ट पर एक प्लेन को तैयार किया जाता है, जिसके अंदर कैनेडी का कॉफिन रखा जाता है। इसी प्लेन के एक छोटे कॉन्फ्रेंस रूम में वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन को यूनाइटेड स्टेट्स के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिला दी जाती है। लेकिन आगे चलकर यह शपथ ग्रहण काफी कंट्रोवर्शियल बन जाती है और लोग सवाल खड़े करने लगते हैं कि आखिर लिंडन बी जॉनसन को शपथ लेने की इतनी जल्दी क्यों थी कि उन्होंने जॉन एफ कैनेडी के अंतिम संस्कार तक का वेट भी नहीं किया। एक तरफ जहां जॉन एफ कैनेडी की बॉडी को वॉशिंगटन भेज दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर डैलस पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई थी कि आखिर गोली कहां से चली और किसने चलाई। आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ शुरू की जाती है और इसी दौरान टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी के पास खड़ा हावर्ड लेस्ली ब्रेनन नाम का शख्स पुलिस को बताता है कि उसने डिपॉजिटरी के 6th फ्लोर की खिड़की पर एक दुबले पतले गोरे व्यक्ति को राइफल के साथ देखा था, जिसकी उम्र करीब 30 साल होगी। इसके बाद पुलिस उसके हुलिये को रेडियो के जरिए पूरे शहर में प्रसारित कर देती है और उसकी तलाश शुरू हो जाती है। पुलिस टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी की छानबीन भी करती है और वहां से उन्हें एक इटालियन कारकानो M91 38 बोल्ट एक्शन राइफल मिलती है। इस दौरान डैलस पुलिस डिपॉजिटरी के एम्प्लॉइज का रोल कॉल करवाती है, जिसमें ली हार्वी ऑसवर्ल्ड नाम के एम्प्लॉय को छोड़कर सब मौजूद थे। ऐसे में शक की सुई उसी की ओर घूम जाती है और उसकी तलाश तेज कर दी जाती है। हैरत की बात यह थी, इससे कुछ देर पहले ही ली हार्वी ऑसवर्ल्ड 6th फ्लोर से उतर कर आ चुका था और ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कैंटीन में कोक पी रहा था। तब कैंटीन में एक पुलिस ऑफिसर को उस पर शक भी हुआ था, लेकिन उसने उसे पकड़ा नहीं। इसके बाद जहां पुलिस ली हार्वी ऑसवर्ल्ड को ढूंढने लगती है, तो ली हार्वी ऑसवर्ल्ड वहां से पास ही मौजूद अपने किराए के कमरे में पहुंचता है। वहां वो एक जैकेट पहनता है और अपनी रिवॉल्वर उठाकर फिर से बाहर निकल जाता है। 1:15 पर डैलस पुलिस चीफ JD टिपिट की नजर ऑसवर्ल्ड पर पड़ती है और वो शक के चलते उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हार्वी ऑसवर्ल्ड अपनी रिवॉल्वर निकालकर उन पर 4 गोलियां चला देता है और टिपिट की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हार्वी ऑसवर्ल्ड भागते हुए टेक्सास थिएटर पहुंचता है और बिना टिकट के थिएटर के अंदर घुस जाता है। थिएटर स्टाफ उसे देखकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस थिएटर में पहुंचती है और उसे चारों ओर से घेर लेती है। ऐसे में हार्वी ऑसवर्ल्ड एक बार फिर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका रिवॉल्वर जाम हो जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है।
हार्वी ऑसवेल्ड को 2 दिन तक डैलस पुलिस हेडक्वार्टर्स में रखा जाता है। इस दौरान उसे बंद कमरे में इंटेरोगेट किया जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस इंटेरोगेशन की रिकॉर्डिंग नहीं की गई। गिरफ्तारी के बाद हार्वी ऑसवेल्ड लगातार यही दोहराता है कि उसने जॉन एफ कैनेडी को नहीं मारा और उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसके बाद कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब 24 नवंबर को सुबह 11:21 पर ली हार्वी ऑसवेल्ड को डैलस पुलिस हेडक्वार्टर्स के बेसमेंट से एक कार की ओर ले जाया जा रहा था कि तभी भारी पुलिस बल और मीडिया पर्सोनेल के बीच जैक रूबी नाम का एक आदमी ली हार्वी ऑसवेल्ड को गोली मार देता है। इस पूरे घटनाक्रम का लाइव टेलीविजन किया जा रहा था और इसलिए ऑसवेल्ड की हत्या को लाखों अमेरिकन लाइव टेलीविजन पर देख लेते हैं। इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस इंसिडेंट को फर्स्ट नोन ह्यूमन किलिंग सीन लाइव ऑन टीवी करार दिया था। इसके बाद हार्वी ऑसवेल्ड को भी उसी पार्कलैंड हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां जॉन एफ कैनेडी को ले जाया गया था, लेकिन उसे भी बचाया नहीं जा सका। केवल 2 दिनों के भीतर एक ही शहर में इन 2 हत्याओं ने पूरे अमेरिका में भूचाल ला दिया। जब पुलिस ने जैक रूबी से पूछा कि आखिर उसने हार्वी ऑसवेल्ड को क्यों मारा, तो उसका कहना था कि वो जॉन एफ कैनेडी की हत्या से बहुत दुखी था और हार्वी ऑसवेल्ड को देखकर गुस्से में आ गया था। हालांकि किसी को भी उसके इस बयान पर भरोसा नहीं हुआ। आज भी लोग यही मानते हैं कि जैक रूबी महज एक मोहरा था जिसका इस्तेमाल करके ली हार्वी ऑसवेल्ड को पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में सिर्फ इसलिए मार दिया गया ताकि कोई बड़ी साजिश सामने न आ सके और वो पूछताछ में कई गहरे राज ना खोल दे। हद तो तब हो गई जब करीब 3 साल बाद जैक रूबी की भी फेफड़े के कैंसर से जेल में मौत हो गई। जेल अथॉरिटी की तरफ से जैक रूबी की मौत को नेचुरल बताया गया, लेकिन इस एक और मौत ने जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन में साजिश के शक को और गहरा कर दिया। डैलस पुलिस और एफबीआई की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने 29 नवंबर को जॉन एफ कैनेडी की हत्या की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए यूएस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अर्ल वॉरेन के नेतृत्व में एक कमीशन बनाई, जिसे वॉरेन कमीशन के नाम से जाना जाता है। वॉरेन कमीशन ने जांच की शुरुआत हत्यारे हार्वी ऑसवेल्ड के इर्द गिर्द ही की। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि हार्वी ऑसवेल्ड अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का हिस्सा रह चुका था। उसने 1959 में हार्डशिप डिस्चार्ज लिया था और वो फिर सोवियत चला गया और वहां साल 1962 तक रहा। हार्वी ऑसवेल्ड एक कम्युनिस्ट था। वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित था और उसे अमेरिका की पॉलिसीज खटकती थी। सोवियत में उसने मरीना निकोलायेवना प्रुसाकोवा नाम की लड़की से शादी भी की और दोनों को एक बेटी भी हुई। इस दौरान हार्वी ऑसवेल्ड ने सोवियत की सिटीजनशिप लेने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में वो अमेरिका लौट आया। ऐसे में अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने उसे अमेरिकी नागरिकता त्यागने की कोशिश करने के जुर्म में अनडिजायरेबल डिस्चार्ज दे दिया था। करीब 1 साल की गहन जांच के बाद वॉरेन कमीशन ने सितंबर 1964 में अपनी अंतिम रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दी, जिसमें कैनेडी की हत्या के लिए केवल ली हार्वी ऑसवेल्ड को जिम्मेदार माना गया। यानी कमीशन के हिसाब से एक अकेले आदमी ने अमेरिका की तमाम सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाक के नीचे अमेरिका के सबसे पावरफुल इंसान को प्लानिंग कर मार डाला और किसी को जरा भी भनक तक नहीं लगी। ये बात अमेरिका की जनता को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। अमेरिका के 65% लोगों का मानना था कि ये काम अकेले ली हार्वी ऑसवेल्ड ने नहीं किया, बल्कि इसमें बहुत से पावरफुल लोग शामिल थे। ऐसे में तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आने लगी, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये थी कि इस हत्या के पीछे सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव और क्यूबा के फिडेल कैस्ट्रो का हाथ था और उन्होंने ली हार्वी ऑसवेल्ड के जरिए जॉन एफ कैनेडी को मरवाया। इस थ्योरी को बल इसलिए भी मिला क्योंकि जॉन एफ कैनेडी की हत्या से केवल 2 दिन पहले ही हार्वी ऑसवेल्ड ने अमेरिका में मौजूद क्यूबा और सोवियत एम्बेसी को विजिट किया था। हालांकि वॉरेन कमीशन को इस असैसिनेशन में क्यूबा और सोवियत के शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एक दूसरी थ्योरी के अनुसार बाबुश्का लेडी JFK के असैसिनेशन में शामिल थी, जिसे गोलीबारी के दौरान कई आई विटनेसेस ने हाथ में कैमरा लिए इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड करते हुए देखा था। उसका ये निकनेम उसके सिर पर बंधे हेड स्कार्फ की वजह से पड़ा, जो दिखने में रशियन वुमेन द्वारा पहने जाने वाले स्कार्फ जैसा था। ऐसे में किसी ने उसे रशियन एजेंट कहा तो किसी ने डर्टी गवर्नमेंट ऑफिशियल कहा, लेकिन वो कौन थी इसका पता आज तक नहीं लगाया जा सका है। इसके अलावा एक थ्योरी के हिसाब से एक अम्ब्रेला मैन को जॉन एफ कैनेडी की हत्या में शामिल माना गया, जिसे असैसिनेशन की फुटेज में कैनेडी के मोटरकेड के पास खुली हुई अम्ब्रेला पकड़े हुए देखा गया था, जबकि उस समय बारिश नहीं हो रही थी। किसी ने कहा कि अम्ब्रेला मैन ने अपने अम्ब्रेला का इस्तेमाल गनमैन को विजुअल सिग्नल्स देने के लिए किया था, तो किसी ने कहा कि उसने अम्ब्रेला को वेपन की तरह इस्तेमाल कर प्रेसिडेंट पर फायर किया था। हालांकि 1978 में वो अम्ब्रेला मैन खुद सामने आया, जिसका नाम लुइस स्टीवन विट था।
उसने बताया कि उसने प्रेसिडेंट को मारने के लिए नहीं बल्कि उनका विरोध करने के लिए वो काला अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था। इसके अलावा कई लोग तो जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के पीछे अमेरिकी प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन का हाथ मानते हैं। माना जाता है कि जॉन एफ कैनेडी के रहते वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्होंने साजिश के तहत कैनेडी को रास्ते से हटा दिया। उन पर आरोप लगने की एक वजह यह भी थी कि उस दिन लिंडन बी जॉनसन जॉन एफ कैनेडी के पीछे चल रही एक गाड़ी में अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे, लेकिन उन्हें एक खरोच तक नहीं आई और उन्होंने जॉन एफ कैनेडी की हत्या के केवल 2 घंटे बाद अगले अमेरिकी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ भी ले ली। इस तरह की तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की वजह से लोग जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़े रॉ एविडेंसेस, CIA एंड FBI फाइल्स, इंटेलिजेंस इनपुट्स और क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स को भी पब्लिक करने की मांग करने लगे ताकि सच्चाई को बिना किसी सरकारी फिल्टर के समझा जा सके। जनता के दबाव को देखते हुए कैनेडी की हत्या के करीब 30 साल बाद 1992 में US कांग्रेस ने JFK रिकॉर्ड्स एक्ट पास किया, जिसके तहत कैनेडी असैसिनेशन से जुड़े सभी फेडरल एजेंसीज के डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई करने का आदेश दिया गया। इसके बाद 1994 से लेकर 2022 तक नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा समय समय पर लाखों पेजेस के डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए, जिनमें से कई को पहले नेशनल सिक्योरिटी के चलते रोका गया था। इन डॉक्यूमेंट्स के बाहर आने के बाद और भी हंगामा मच गया, क्योंकि अब जॉन एफ कैनेडी की हत्या को लेकर शक की सुई किसी और पर नहीं बल्कि अमेरिका की खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA पर घूम गई। दरअसल इन रिपोर्ट्स के अनुसार जब जॉन एफ कैनेडी को शूट करने वाले हार्वी ऑसवाल्ड ने क्यूबा और सोवियत एम्बेसी विजिट के दौरान सोवियत इंटेलिजेंस एजेंसी KGB के ऑफिसर से मुलाकात की थी, तब इसकी जानकारी CIA को थी, लेकिन उसने पूछताछ में वारन कमीशन से इस महत्वपूर्ण जानकारी को छिपा लिया था। CIA पहले से ही न केवल ऑसवाल्ड की एक्टिविटीज पर नजर रख रही थी, बल्कि उसने KGB एजेंट से हार्वी ऑसवाल्ड की बातचीत को भी रिकॉर्ड किया था। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर CIA ने सारी जानकारी होते हुए भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, या फिर CIA जानबूझकर कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहती थी। कहा जाता है कि बे ऑफ पिग्स इन्वेजन के दौरान जब जॉन एफ कैनेडी ने CIA को एयर फोर्स सपोर्ट देने से मना किया था, तब से ही CIA के लोग उनसे नाराज थे। उन्हें लगने लगा था कि जॉन एफ कैनेडी में इतना करेज नहीं है कि वो खुलकर मिलिट्री एक्शन ले सके, इसलिए वो कोल्ड वॉर के इस खेल में फिट नहीं बैठते। ऐसे में CIA उन्हें बेकार मानने लगी और तय किया कि अमेरिका की और बेइज्जती करवाने से बेहतर है कि उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए। एक और थ्योरी के अनुसार अमेरिका के कई माफियाओं ने CIA के साथ मिलकर जॉन एफ कैनेडी की हत्या करवाई थी। दरअसल क्यूबा में माफियाओं ने खूब इन्वेस्टमेंट कर रखा था और कई होटल, बार और जुआ घर खोल रखे थे, लेकिन फिडेल कैस्ट्रो के सत्ता में आने के बाद ये सभी बंद करवा दिए गए। ऐसे में ये माफिया फिडेल कैस्ट्रो को जल्द से जल्द क्यूबा की सत्ता से हटाना चाहते थे, लेकिन बे ऑफ पिग्स इन्वेजन के बाद जिस तरह जॉन एफ कैनेडी ने पीस टॉक्स की, उससे माफिया नाराज हो गए और CIA के जरिए उनकी हत्या करवा दी। हालांकि इसके अलावा भी जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़ी कई और थ्योरीज मौजूद है। कहा जाता है कि इसमें 41st प्रेसिडेंट रहे जॉर्ज H.W. बुश का भी हाथ था, जो जॉन एफ कैनेडी की हत्या के समय CIA के एजेंट के तौर पर टेक्सास के ह्यूस्टन ऑफिस में काम कर रहे थे और हत्या से एक दिन पहले डैलस में मौजूद थे। मार्च 2025 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन एफ कैनेडी की हत्या से संबंधित 1100 से ज्यादा सीक्रेट फाइल्स को पब्लिक किया है। इनसे खुलासा हुआ है कि कैनेडी की हत्या की खबर सुनकर टेक्सास से 2000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में बैठा CIA का एक पूर्व इंटेलिजेंस एजेंट जे गैरेट अंडरहिल घबरा गया था। वो अगले ही दिन वॉशिंगटन छोड़कर न्यू जर्सी अपने दोस्त के पास जा पहुंचा, जहां उसने कहा कि CIA के अंदर के एक गिरोह ने कैनेडी की हत्या की साजिश रची है और अब वो लोग मुझे भी मार देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इस बारे में जानता हूं। अंडरहिल की आशंका सही निकली और वो केवल 6 महीने के अंदर एक अपार्टमेंट में मरा हुआ पाया गया। उसके सिर में गोली लगी थी, लेकिन उसकी मौत को आत्महत्या करार दे दिया गया। हालांकि इस सब को एक कॉन्स्पिरेसी एक्यूजेशन ही माना जाता है और इन एलिगेशंस को ऑफिशियली प्रूवन नहीं माना गया है। इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और करीब 6 दशक बीत जाने के बावजूद आज तक ये पूरी तरह साफ नहीं हो सका है कि आखिर जॉन एफ कैनेडी की हत्या की घिनौनी साजिश किसने रची थी। जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन से जुड़े अब तक 60 लाख पेजेस के रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ फाइल्स आज भी या तो पूरी तरह पब्लिक नहीं है या फिर आंशिक रूप से रिडैक्टेड है। यही वजह है कि कैनेडी की हत्या से जुड़ा पूरा सच आज भी
धुंध में ही छिपा हुआ है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अगर और फाइल्स डिक्लासिफाई होती है तो क्या जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़े राज पूरी तरह बेनकाब हो पाएंगे, या फिर पहले की ही तरह ये मामला अमेरिकी इतिहास के सबसे गहरे और रहस्यमय अध्यायों में से एक बनकर रह जाएगा।